बिल्कुल। तो चले, आज अपन ने कल जब अपन ने बात की थी तो अपना जो लास्ट पॉइंट था वो अपने पास में था, अपने बल वाले टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो हुआ क्या, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो प्रकाश वाला है उसके बारे में। कल भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, प्रकाश वाला टॉपिक अपना है नेक्स्ट रहेगा। देखो, अपने को सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, राइट स्टेटमेंट बताना है प्रकाश के कथन के बारे में, राइट स्टेटमेंट बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रकाश तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखना भाई, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है। कंपन के लंबवत होगी। कैसी होगी भाई, लंबवत होगी। कैसी होगी, लंबवत होगी। अरे कैसी होगी भाई, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर अपने को अनुदैर्ध्य अगर पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। दूसरा, प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर है, प्रकाश तरंगों की चाल का मापन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, रोमर के द्वारा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो देखो, अनुप्रस्थ वाले में अपन एक वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, मैक्सवेल। क्या देखते हैं, अरे ये वो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी नहीं है, ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, वैज्ञानिक। और इन्होंने क्या कहा, प्रकाश कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने पास में दो प्रकार के नियतांक है, वो प्रकाश में अपन काम में लेते हैं। वो नियतांक कौन कौन से हैं, एक तो आता है म्यू नोड और एक आता है एप्सिलॉन नोड। ये क्या बोल रहा है कि जो म्यू नोड है वो निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁸ सुशीला जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। -8 वोल्ट प्रति एम्पियर, ये ध्यान रखना, ये इसका मान होता है। बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है। एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और बी है वो दोनों के दोनों सही है, म्यू नोट वाला भी सही है और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट वाला भी सही है। दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। अब देखो, एक संबंध आता है। संबंध किस में आता है, प्रकाश की चाल में और इन दोनों नियतांकों में। वो संबंध ये कहलाता है। और यहां से कई बार एग्जाम में सवाल बने हैं। वो सवाल सीधा सीधा देता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में और चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के साथ संबंध बताइए। तो अपना संबंध ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो देखो, यहाँ पे पूछा गया है सिद्धांत और उसका प्रतिपादक पूछा गया है। तो पदार्थ का कणिका सिद्धांत है। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, वो किसने दिया? हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है, वो किसने दिया? तो वो मैक्स प्लांक ने दिया। मैक्स प्लांक ने एक चीज कही थी, वो क्या कही थी? E बराबर एच न्यू। और एच क्या कहलाता है? प्लांक नियतांक। क्या कहलाता है? प्लांक नियतांक कहलाता है। बिल्कुल। और द्वैत प्रकृति किसके बताया है? डी ब्रोगली के द्वारा बताया गया। तो देखो, पहले में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए? गलत। दूसरे में क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो देखो, डी ब्रोगली की कहानी ऐसी है कि आपने वो कहानी सुनी होगी, बिल्ली और अपने पास में बंदर वाली। रोटी कौन लेके आती है? बिल्लियां। और बंटवारा कौन करता है? बंदर। और पूरी की पूरी रोटी बंदर खा जाता है। मेहनत किसने की? बिल्लियों ने। ले कौन गया मेहनत का फल? बंदर। होता यही है कि कणिका सिद्धांत कौन देता है? न्यूटन। तरंग सिद्धांत कौन देता है? हाइगेन। डी ब्रोगली साहब आते हैं, दोनों सिद्धांतों को एक दूसरे में मिला देते हैं और कौन सी प्रकृति बता देते हैं? द्वैत प्रकृति बता देते हैं। और सारा का सारा श्रेय किसको मिल जाता है? डी ब्रोगली साहब को मिल जाता है। ये क्वेश्चन हार्ड कहाँ है? इस टॉपिक में ऐसे सवाल बढ़ेंगे नहीं तो आपका पूरा टॉपिक कवर कैसे होगा? ऐसे तो है नहीं, मैं सिंपल सवाल भी लेके आ सकता हूं, लेकिन आपका टॉपिक कवर कैसे होगा? अब देखो, यहां से बहुत ही बेहतरीन सवाल बना है। वो समझो कि अपने को असत्य स्टेटमेंट देखना है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। तो ध्यान रखना, अपने जो कणिका सिद्धांत है ना, वो क्या कहता है कि अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा अपना कौन सा हो गया? कॉम्पटन प्रभाव। इन दोनों की व्याख्या तो अपना कौन सा करता है भाई? न्यूटन जी का कणिका सिद्धांत है, वो कर देता है। दूसरा आता है अपने पास में तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत क्या करता है भाई? प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। प्रकाश का व्यतिकरण हो गया। और प्रकाश का ध्रुवण हो गया। इन सब के बारे में डिटेल देने वाला कौन सा सिद्धांत है? तरंग सिद्धांत। ये ध्यान रखना, कणिका सिद्धांत दो चीजों को बताता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, दोनों को बताता है। और तरंग सिद्धांत इन चीजों को बताता है। तो देखो, ध्रुवण को बता रहा है, तो ये तो हो जाएगा राइट स्टेटमेंट। और ये किसको बता रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो गलत पूछा है, तो गलत तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। ध्यान रखना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। गलत इनमें से किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया ये क्वेश्चन? देखो, कणिका सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को बताएगा। और जो बाकी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, ध्रुवण हो गया, उनको कौन सा बताएगा? तरंग सिद्धांत बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? पौधे की पत्तियों का हरा रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है? अब यहां से कंसेप्ट समझ लो एक बार। यहां समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जब तक अपन शमशान भूमि में नहीं चले जाए ना, तब तक ही समझ में नहीं आना। एक बार
कंसेप्ट में समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आना है। अब यहां से देखो, अपने पास में परावर्तन देख लो। पहले मैं क्या बताऊंगा, परावर्तन के अपवाद बताऊंगा। क्या बताऊंगा? परावर्तन के अपवाद बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग रितमन जी। देखो, परावर्तन के अपवाद में 3 ही बताऊंगा। यहां से कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल देखो, सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, आकाश का नीला रंग, कौन सा रंग? ब्लू रंग। और इसके बाद में समुद्र के पानी का नीला रंग। ये तीनों के तीनों है ना, वो परावर्तन के अपवाद है। जब भी ये तीनों उदाहरण आ जाए, इसका मतलब परावर्तन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? परकीर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? परकीर्णन हो रहा है। ध्यान रखना, परकीर्णन के ये 3 उदाहरण आपको समझने, समझ लो। ये 3 उदाहरण याद हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना तो बोलो, तीनों उदाहरण याद हो जाएंगे। चलो, लाल रंग सूर्य का, आकाश का नीला रंग, समुद्र के पानी का नीला रंग। अगर ये तीनों कहीं पर भी दिख जाए तो परकिरणन ठोक देना। क्या ठोकना है अपने को? परकिरणन ठोक देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ परावर्तन पे। अब यहां से परावर्तन को समझो। रंग का नाम आ जाए, बस इतना ही देखना है। जैसे ही किसी भी रंग का नाम आ जाए इन तीनों को छोड़कर, तो वो हमेशा किसका उदाहरण होगा? परावर्तन का। तीनों तो परकीर्णन के उदाहरण है। परकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। ये तीनों परकीर्णन के उदाहरण है। इन तीनों को छोड़ने के बाद अगर कहीं पर भी रंग का नाम आ जाए तो किसका उदाहरण है? परावर्तन का उदाहरण है। तो यहां पर किसका उदाहरण हो जाएगा? परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? केवल ये 3 उदाहरण रटने हैं, इनमें परकीर्णन। बाकी अगर कभी भी रंग का पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। एक बार ये बता दो, ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस और नो में जवाब दे दो। ये 3 परकीर्णन के, बाकी रंग वाले परावर्तन के। 3 परकीर्णन, बाकी परावर्तन। ये तीनों परकीर्णन, बाकी परावर्तन। समझ में आ गया ये चीज? अब इसके बाद आप इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी गलत नहीं होगे। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? अच्छा, इंग्लिश का भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो देखो, यहां पर अपन बात कर रहे हैं पेंसिल का मुड़ा हुआ। अपने को क्या कर रहा है कि पानी के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई दिख दे रही है। अपने को करना क्या है? अपवर्तन को समझो। अपवर्तन का होता है, जैसे अपन बात करें वास्तविक या काल्पनिक, कौन सी हो जाएगी? वास्तविक या काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी। अगर कोई भी घटना हो रही है तो अपने पास में किसका हो जाएगा? अपवर्तन का हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का उदाहरण हो जाएगा। इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन। इसका उदाहरण हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। उत्कर्ष बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, क्या पानी में रखी पेंसिल वास्तव में मुड़ी हुई होती है क्या? नहीं, काल्पनिक स्थिति है उसकी, तो अपवर्तन हो जाएगा। क्या तारे सच में टिमटिमाते हैं क्या? नहीं, अपने को दिखते हैं, काल्पनिक स्थिति हो गई, अपवर्तन। क्या सूर्य उदय होने से पहले अपने को दिखता है और बाद में भी दिखता है सोने के बाद में? कौन सी? काल्पनिक स्थिति। पानी की बाल्टी के अंदर सिक्का रखा हुआ है। उत्कर्ष साहब नमस्ते नमस्ते।
पानी की बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है, अपने को उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या सिक्का उठ रहा है क्या? नहीं। कौन सी स्थिति है? काल्पनिक स्थिति। तो जहां पर भी वास्तविक या काल्पनिक स्थिति अपने के पास आ जाए, अपना किसका उदाहरण हो जाएगा? अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अब आप किसी भी उदाहरण को उठा के देख लोगे, उदाहरण जितने जाए मर्जी बना लें, केवल और केवल ध्यान रखना है क्या, अगर रंग का नाम आ जाए तो परावर्तन, लेकिन अगर वास्तविक या काल्पनिक स्थिति अपने को आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र के पानी का नीला रंग, अभी अपन ने देखा 3 ही उदाहरण अपने पास में थे, सूर्य का लाल रंग, आकाश का नीला रंग और समुद्र के पानी का नीला रंग। तीनों के तीनों किसके होते हैं? प्रकीर्णन के। क्या होता है? प्रकाश किरणों का फैलना। प्रकाश किरणों का फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस की क्लास चल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका उदाहरण हो जाएगा प्रकीर्णन का। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मियों के दिनों में मृग मरीचिकाएं दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो आ जाओ यहाँ पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दो, केवल और केवल इतना याद देना है, चमकीली वस्तु दिखाई देना। कैसी वस्तु दिखाई देना? चमकीली दिखाई देना। कैसी दिखाई देना? चमकीली। बिल्कुल बिल्कुल, सुशीला का आंसर आ रहा, राकेश का, सबका आंसर डी आ रहा। बिल्कुल, बहुत। मर्ग मरीचिका कैसी दिखती है? तो अपने को चमकीली दिखती है। कैसी दिखती है? चमकीली दिखती है। हीरे का चमकता हुआ दिखना, ध्यान रखना, किसी भी चीज का चमकता हुआ दिखाई देना अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे कि अगर रंग दिख रहा है तो 3 रंगों को छोड़कर परावर्तन, अगर वास्तविक या काल्पनिक स्थिति दिख रही है तो अपवर्तन, और चीजें अगर चमकीली दिख रही है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारभासी वस्तुएं वो है जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, जिनमें बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो तो कैसी होती है? अपारदर्शी। कैसी होती है? अपारदर्शी। स्पष्ट देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जिनमें देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते वो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, वो पारभासी में हो जाएगा। अपन चीजों को देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, कौन सा हो जाएगा? पारभासी। ध्यान रखना, पारदर्शी नहीं है, पारभासी दे रखा है। क्या दे रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर जिसने समझ लिया उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, अन्यथा सोचने की जरूरत पड़ेगी। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप बता दो कि है क्या? एक आपतित किरण है, समतल सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण पूछा है कितने डिग्री का होगा? तो देखो, ये अपन बात करते हैं तो ये तो क्या आ गया? समतल आ गया, समतल पृष्ठ आ गया। ये क्या आ गया? अपना अभिलंब आ गया। क्या आ गया? अपना अभिलंब आ गया। ये अपनी आ गई आपतित किरण, आपतित किरण। ये बन रहा है आपतन कोण आई, और ये हो गई परावर्तित। तो ये कौन सा कोण हो रहा है? ये हो रहा है कोण आर, परावर्तन कोण।
परावर्तित किरण। बहुत बढ़िया मोनिका जी का, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया आपने। जो आपकी मेहनत है वो यहाँ दिख रही है कि आपने इसको समझ गा कैसे इक्वेशन को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो समतल के साथ 30 डिग्री का बना रहा है, सोच इसको समझो। ये वाला कोण 30 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि समतल के साथ पूछा गया है। समतल के साथ दे रखा है 30 डिग्री का, तो ये वाला पूरा 90 का होता है। देखो ये पूरा कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 30 ये हो गया, तो ये बचा कितना, 60 डिग्री का। और आपतन कोण जब 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान रखना किसके साथ देके पूछा है, समतल सतह के साथ देके पूछा है या अभिलंब के साथ देके पूछा है। आपतन कोण किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ बनता है। और ये तो कौन सा वाला, ये वाला कोण दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, समतल दर्पण में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिख रहा है, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा। ये चीज अपन देखें कि अपन जब भी बात करते हैं, अगर समतल सतह से परावर्तन हो रहा है, समतल सतह से परावर्तन, समतल सतह से परावर्तन जब भी हो रहा है, तब तो कौन सा है, नियमित। और क्या हो जाएगा, अगर उबड़ खाबड़ सतह से हो रहा है, सतह से परावर्तन हो रहा है, तब कौन सा हो जाएगा, विसरित परावर्तन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेटरल इन्वर्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, लेटरल इन्वर्सन या पार्श्व परावर्तन है वो अपने पास में हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जैसे अगर मान के चलो अगर मैंने P लिखा है और एक समतल दर्पण लेंगे, तो ये इसमें कैसा दिखाई देगा, क्यों जैसा दिखाई देगा। P कैसा दिखाई देगा, क्यों जैसा। तो देखो जो चीज इधर है वो इसमें उस तरफ दिख रही है, और जो इधर है वो इसमें इस तरफ ही दिख रही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अपने को ध्यान रखना, समतल दर्पण से संबंधित अपन 2 क्वेश्चनों में उसकी पूरी कुंडली खोल के रख देंगे। समतल दर्पण के संबंध में कौन कौन से स्टेटमेंट है जिनमें अपने को पूछे जाते हैं। पहला क्या है भाई, सत्य कथन पूछे गए। देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं, समतल दर्पण की। क्या बात कर रहे हैं, देखो क्या कहानी बनती है समतल दर्पण की। एफ व आर कैसी होती है, अनंत होती है भाई। कैसी होती है, अनंत। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अनंत होती है। दूसरी बात, अगर इसकी बात करें समता की, तो वो कैसी हो जाएगी, शून्य। और तीसरी बात करें तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अपना बनेगा आभासी। और जो आभासी होता है वही कैसा होता है, सीधा। और समतल दर्पण में कैसा बनता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है। चौथी बात, समतल दर्पण की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आवर्धन कितना बड़ा बनेगा तो बराबर बनेगा, तो कितना होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। अब यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना। इस 1 का मतलब तो क्या है, इस 1 का मतलब है वस्तु के बराबर। और इस प्लस का मतलब, प्लस आ गया, इसका मतलब कैसा है, सीधा। तो अपने पास में देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कैसी और अनंत होती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, बिल्कुल सीधा भी बनता है। और बिंब या वस्तु के बराबर बनता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है।
तीसरा क्या कह रहा है, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, बिल्कुल शून्य होती है, और आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। ये भी कैसा हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ये बता दो क्या ये पर्सन के चारों कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? बिल्कुल। क्या इस पर्सन से समतल दर्पण के 4 कंसेप्ट और बहुत बेहतरीन, एग्जाम में तो इनमें से एक सवाल बनता है। अपन ने तो 4 सवालों को एक साथ किया है, 4 कंसेप्ट एक साथ पढ़े हैं। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, अब तक तो ये प्रश्न याद भी हो जाना चाहिए। फटाफट कमेंट आनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। पूछा गया दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इसमें होता क्या है, दर्पण की जो ऊंचाई होती है, दर्पण की ऊंचाई है वो कितनी होती है, वस्तु की ऊंचाई की आधी। इसकी क्या होती है, आधी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, पिछली बार रीट L2 में भी ये सवाल पूछा गया। यहां से क्या बनता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समतल दर्पण की ओर गति करती है कोई भी वस्तु है, वो क्या करती है, बहुत बढ़िया, सी हाफ। मोनिका जी बहुत बढ़िया। जो अपना जो मिरर है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समतल दर्पण की ओर आ रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए सत्य कथन बताना है। तो इस कंसेप्ट को समझ लो, एक बार गांठ बांध लो, आज याद हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। ये देख लो, ये अपना क्या है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। सिंपल मिरर अपने पास में है, यहां से ये अपनी आ गई वस्तु, वस्तु चल रही है v वेग से। कितने वेग से, v वेग से चल रही है समतल दर्पण की ओर। तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, वस्तु की समतल दर्पण की ओर किस वेग से आ जाएगा, v वेग से आ जाएगा। दूसरा ध्यान रखना, वस्तु v वेग से समतल दर्पण की ओर आएगी तो प्रतिबिंब भी v वेग से समतल दर्पण की ओर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष किस वेग से आएगा, 2v वेग से आएगा, डबल वेग से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो, प्रतिबिंब की दर्पण की ओर चाल तो होगी, बिल्कुल यही होगी। दर्पण की ओर चाल तो क्या होगी, जितनी वस्तु की चाल है उतनी होगी। लेकिन प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष जो भी चाल है वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मतलब अपने पास में दोनों के दोनों स्टेटमेंट है क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और यहां पर सत्य पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षाओं में बहुत बार ये सवाल पूछा गया। बहुत बढ़िया अखिलेश जी, प्रेरणा, बहुत बढ़िया आंसर। समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाने के बाद आपतित किरण की दिशा को तो वैसा का वैसा नियत रखा गया, लेकिन समतल कोण को थीटा कोण पर घुमा दिया समतल दर्पण को। तो बताओ परावर्तित प्रकाश किरणें कितने कोण पे घूम जाएगी। अपने को यह बताना है कि जो परावर्तित जो किरण है वो कितने कोण पे घूमेगी। सिंपल सा कंसेप्ट इसमें पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कितने कोण पे घूम जाएगी, 2 थीटा पे। ध्यान रखना कितने पे घूम जाएगी, 2 थीटा पे घूम जाएगी। कर क्या रहे हैं, आपतित किरण को बिल्कुल भी नहीं हिला रहे हैं, दिशा बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, समतल जो दर्पण है उसको उसके साथ थीटा कोण पे घुमा देते हैं। तो अपने पास में कितने कोण पे घूम जाएगी परावर्तित, 2 थीटा पे घूम जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब समतल दर्पण पर
परस्पर 90 डिग्री के कोण पर हो। जब भी दो दर्पण आपस में 90 डिग्री के कोण पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखो इस प्रकार के सवालों के लिए देख लो, जब n क्या हो, सम हो, n क्या हो, विषम हो, या फिर n क्या हो, पूर्णांक हो, तीन कंडीशन आती है। तीन कंडीशन आती है। मैंने कहा कौन सा? देखो जब भी अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन जो प्लेन है ना, अगर प्लेन को अपन थीटा एंगल पे चेंज कर देंगे तो जो अपना आपतित किरण है वो भी कितनी हो जाएगी, थीटा पे, और परावर्तित भी कितनी होगी, थीटा। तो दोनों का कुल मिलाकर कितना एंगल हो जाएगा, 2 थीटा एंगल हो जाएगा। देखो एन जब अपने पास में सम दे रखा है तब तो अपने पास में क्या करना है, अपने को 360 में थीटा का ही भाग देना है और उसमें से क्या करना है, -1 कर देना है। एन जब विषम हो तो क्या करना है, 360 में केवल और केवल थीटा का भाग देके छोड़ देना है। पैरेलल नहीं होंगे। पूर्णांक हो, पूर्णांक में क्या करना है, जैसे मान लो अगर आंसर 7.33 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पहले वाली संख्या आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां से n की बात करें तो 360 बट्टा थीटा 90 कितना, -1, तो क्या हो गया, 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत बढ़िया। ध्यान रखना अनंत कब आता है, अनंत कब आता है, जब इन दोनों के मध्य पैरेलल हो, समांतर होने पर। अगर दोनों समांतर हो जाए तब तो अपने पास में कितने आ जाएंगे, अनंत आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पैरेलल होने पर क्या हो जाएगा, अपने पास में इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अनंत कब आ जाएगा, जब समांतर अपने पास में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखना विचलन कोण वाला बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन अपने पास में अगर है टॉपिक में तो अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो होता क्या है, वास्तव में जो विचलन कोण होता है ना, उसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले से ही अपना सही हो जाएगा। विचलन कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री -2 गुणा आपतन कोण। इसके द्वारा अपन विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। तो देखो विचलन कोण कितना दे रखा है, 120, ये रहा 120 डिग्री। 180 -2 गुणा आपतन कोण, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा आपतन कोण बराबर क्या हो गया, 180 - 120, तो आपतन कोण कितना हो गया, 60/2 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। अपन बात करते हैं कि अपने पास में कोई भी चीज डिफ्लेक्ट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल प्रेरणा का आंसर आ रहा है 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना इसमें से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अपने को कंसेप्ट में दे रखा है। देखो क्या है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। अभिसारी कौन होता है, तो एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है, उत्तल लेंस।
फिर अपन बात करें अपसारी की। अपसारी कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण व अवतल लेंस। अच्छा, अभिसारी और अपसारी होता क्या है तो ये भी देख लो। किरणों को एक बिंदु पर लाना, ये तो क्या कहलाता है? अभिसारी गुण कहलाता है। अपसारी का मतलब क्या होता है? किरणों को फैलाना। हो गया ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा देखो अपने पास में क्या है, अपना जो अवतल दर्पण होता है इस पे बाहर की ओर पॉलिश होती है, और जो अंदर वाला भाग होता है ये क्या होता है? परावर्तक। कैसा होता है? परावर्तक। किसमें? अवतल दर्पण में। और अगर अपन बात कर लें उत्तल दर्पण की, तो यहां पर क्या होता है? अंदर की ओर तो होती है पॉलिश, और ये जो बाहर वाला भाग है ये क्या करता है? परावर्तक। और है कौन सा? उत्तल दर्पण। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, सही है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, बिल्कुल अंदर वाला होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला होता है, बिल्कुल होता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के दोनों है वो क्या हो जाएंगे? राइट स्टेटमेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में? अपने को क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या पूछी है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी जब उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है? तो अपने पास में दो चीज उत्तर में रूप में पढ़ते हैं, या तो r बराबर 2f या f बराबर 2r, सॉरी r बटा 2। तो होता क्या है कि जो फोकस दूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, जो फोकस दूरी है उसका डबल होती है वक्रता त्रिज्या, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? r का मान क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या तो क्या हो जाएगी? r, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। तो r बराबर 2f करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में चलते हैं, अपने को क्या करना है? वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब। बिल्कुल, वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो देखो, अपने बाद अभी पढ़ा कि समतल दर्पण होता है वो तो कैसा बनाता है? बराबर बनाता है। और समतल दर्पण में फिर से क्या आ गया? समान या बराबर आ गया। उत्तल दर्पण की अपने को पास बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं? कैसा बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अपने को प्राप्ति कैसा करना है? बड़ा प्राप्त करना है। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? अवतल। ध्यान रखना, अवतल वाला वास्तविक व आभासी दोनों बनाता है, और उत्तल वाला केवल आभासी बनाता है। उत्तल वाला कैसा बनाता है? केवल आभासी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले, अब देखो एक चीज और देखना, जो आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, वो क्या होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। वस्तु और यहां आ जाएगा प्रतिबिंब। तो देखो सबसे दूर क्या आ जाएगा, देखो अवतल दर्पण की अपन बात करें तो क्या क्या अपन मान सकते हैं। ये होता है P जिसको बोलते हैं ध्रुव, ये होता है F जिसको बोलते हैं फोकस बिंदु, ये होता है C जिसको क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, और अपन मान लेते हैं कि यहां पर है वो किस रूप में चल रहा है, अनंत चल रहा है। तो अपन इसको किस रूप में लिखेंगे, तो देखो अपन लिखेंगे सबसे पहले वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। कहां पर हो, अनंत पर हो। सबसे पहले वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी। अनंत के बाद में वस्तु यहां आ जाएगी इस जगह पर। ये जगह कौन सी हो जाएगी, अनंत और सी के मध्य। कौन सी हो जाएगी, अनंत व सी के मध्य। फिर तीसरे कंडीशन में वस्तु कहां आ सकती है, वस्तु आ जाएगी सी पर। कहां पर आ जाएगी, सी पर। चौथी कंडीशन में वस्तु कहां आ जाएगी, सी से यहां, सी और एफ के मध्य। कहां आ जाएगी, सी और एफ के मध्य। और पांचवी कंडीशन में वस्तु कहां आ जाएगी, एफ पर। ये आ गई वस्तु की। अब देखो, ये देखो अपन या तो इन चीजों पर ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो या तो नीचे से उल्टा लिखना प्रारंभ कर दें, या फिर कंसेप्ट देख लो, अनंत सबसे दूर है तो प्रतिबिंब सबसे पास एफ पर बनेगा। तो अनंत वाले का कहां पर बन गया, एफ पर। तो एफ वाले का कहां बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। दोनों चीजें समझ में आ गई। अनंत वाले का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर। एफ वाले का कहां बन जाएगा, अनंत पर। सी वाले का कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। तीनों चीजें क्लियर। अनंत का एफ पर, एफ का अनंत पर, सी का सी पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दो चीज बची, इनके उल्टे बन जाते हैं। उल्टे कैसे, अनंत और सी के मध्य उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य। और जो सी और एफ के मध्य अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत व सी के मध्य। तो बिल्कुल बिल्कुल, अनंत पर है तो एफ पर, एफ पर है तो अनंत पर, सी पर है तो सी पर। और ये जो दोनों बची इनके आप उल्टे कर दो, अनंत और सी वाले का सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य वाले का अनंत और सी के मध्य। तो अपने पास पूछा क्या है, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य, ये वाला पूछा है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत और सी के मध्य। ये लो वक्रता केंद्र सी और ये लो अनंत, इन दोनों के मध्य में बन जाएगा। इन पांचों स्थितियों में ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वही प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। इसके बाद में अपने पास चलते हैं उत्तल दर्पण। देखो इसमें जब भी आपको पता चल गया कि वास्तविक वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वास्तविक वाला उल्टा होता है और आभासी वाला सीधा होता है। अगर ये पता चल गया तो आप सीधा सीधा ही दो कंसेप्ट, दो उत्तरों को तो आप गलत कर दोगे। कैसे, देखो वास्तविक वाला सीधा कभी भी नहीं होता है, वास्तविक वाला कैसा होगा, उल्टा होगा। बिल्कुल। आभासी वाला उल्टा कभी भी नहीं होता है, आभासी वाला कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखो उत्तल दर्पण है वो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि उत्तल दर्पण है
क्या करता है? केवल आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? केवल आभासी बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? केवल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, बिल्कुल। और तो बचा हुआ कौन सा? ए वाला। तो ए वाला अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये लो, दर्पण के उपयोग वाले आ गए। बहुत बढ़िया प्रेरणा, बिंब से छोटा बनेगा, बहुत बढ़िया। वासिद खान का भी आ रहा आंसर, ये बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, वाहनों की हेडलाइट में और टॉर्च में दोनों में किसका होता है? अवतल दर्पण का। लेकिन साइड वाले जो मिरर आते हैं ना, उसमें किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। इसमें भी होता है। सर्च लाइट और दूरबीन, ध्यान रखना, दूरबीन की बात करें, दूरबीन में क्या होता है? उत्तल लेंस प्लस अवतल दर्पण। कारण क्या है? उत्तल दर्पण भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस भी, और अवतल दर्पण भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उसके लिए दूरबीन में दोनों काम में आते हैं, तो ये भी सही है। और इसके बाद में दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, क्योंकि चीजों को बड़ा करके दिखाना है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अपन ये समझ रहे हैं कि चीजों को बड़ा करके दिखाना है। प्रेरणा बीच में समतल, बहुत बढ़िया। बीच में कौन सा काम में लेते हैं? समतल काम में लेते हैं। ध्यान रखना, चीजों को बड़ा करके दिखाने में क्या काम में आता है? अवतल दर्पण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, बीच वाला समतल होता है, बहुत बढ़िया। उपतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में, बिल्कुल। ध्यान रखना, हेडलाइट में तो होता है अवतल, और साइड मिरर में कौन सा होता है? उत्तल वाला होता है। सोडियम जो लैंप आते हैं ना, उसके अंदर भी कौन सा होता है? उत्तल होता है। और दुकानों, गोदाम और एटीएम जो मशीनें आती है, उनकी निगरानी करने के लिए भी एक आता है, जो चीजों को एक बिंदु पर या फोकस करके छोटे चीज में दिखाता है। तो यहां पर भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो पता चल गया उत्तल दर्पण के उपयोग कहां पर आते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग है वो कहां पर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? अब यहां से ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी भाई। ये टेबल अगर समझ में आ गई तब तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। देखो, एफ और आर की अपन बात कर लेते हैं। दर्पण या लेंस किसी की भी बात करें, अपन एक तो बात कर लेते हैं एफ और आर की, दूसरी बात कर लेते हैं यू की, और तीसरी बात कर लेते हैं वी की। समझ लो है क्या क्या। ये तो क्या है? प्रतिबिंब दूरी। कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। ये कौन सी है? वस्तु की दूरी। और एफ क्या हो जाएगा? फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो देखो, अब यहां से इस कंसेप्ट को समझना। अपन जब भी बात करते हैं अवतल की बात करते हैं, अवतल में चाहे दर्पण है या लेंस है, कोई सा भी है, उसके अंदर सारे के सारे कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। चाहे फोकस दूरी पूछ लो, चाहे वस्तु की दूरी पूछ लो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी पूछ लो, सारे के सारे कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद में अगर अपन उत्तल की बात करें, चाहे दर्पण है चाहे
उत्तल की बात करें तो ये तो होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैसी होती है ऋणात्मक। ये चीजें समझ में आनी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इतनी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आपको दोबारा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये चीजें करने के बाद में अब देखो क्या पूछा गया है, उस पे आते हैं अपन। अपने को पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या 4 है, तो देखो वक्रता त्रिज्या r का मान 4 मीटर दे रखा है, तो पहली बात तो f का मान कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया। अब देखो वस्तु की दूरी u का मान कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है, तो अपन क्या काम में लेंगे, अपन काम में लेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो 1/f, f कितना है 2 बराबर 1/u, वस्तु की दूरी कितनी है 6। लेकिन देखो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये कितनी हो जाएगी -6 प्लस 1/v। 1/v अपने को नहीं दे रखा है, तो उसको ऐसा कैसा। अब देखो ये 1/6 है वो नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 बराबर क्या हो गया, 1/v हो गया। अब अपन इस 1/v इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से भाग दोगे तो 3, और यहां से कितना हो जाएगा 1, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बराबर 1/v। यहां से देखोगे तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, v बराबर 6/4, और ये कितना होता है 1.5 मीटर। तो देखो v का मान क्या आ गया, ऑटोमेटिक प्लस आ गया। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर ये टेबल याद है तब तो आप इस u को यहां पर माइनस रख पाओगे, और अगर नहीं पता है तो u को सीधा सीधा यहां से प्लस का 6 कर दोगे, तब अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये आज का अपना था पहला पॉइंट प्रकाश वाला, पहली क्लास। कल अपन आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पहले बात तो ये बता दे, आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, कमेंट करके बता दें इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, और ये आज के क्वेश्चन है वो किस लेवल के क्वेश्चन थे, कमेंट करके बता दे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आज के क्वेश्चन कैसे थे, आज की क्लास आपको कैसी लगी, बहुत बढ़िया। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। कल अपनी क्लास 5 बजे से सेम टाइम से अपनी क्लास रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, यही अपना टाइम रहेगा। इसी प्रकार के अपना ये रहेगा कि अपन जब भी प्रकाश वाला टॉपिक आप पढ़ो, चिन्ह परिपाटी, बिल्कुल चिन्ह परिपाटी, देखो चिन्ह परिपाटी समझने जाओगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी पर हमारा खुद का जो अध्ययन करने के बाद में है वो निचोड़ इतना ही बन जाता है। अगर इतना सा ही निचोड़ आपको याद रह जाएगा तो चिन्ह परिपाटी भूल जाओ, आपको याद ही नहीं रखनी। हाँ बिल्कुल 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 प्रिंस जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो मिलते हैं कल 5 बजे क्लास में। अभी जस्ट इसके बाद में जो क्लास होगी वो होगी बाजा जी सर की क्लास होगी, एजुकेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते नरेश जी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल 5 बजे।